अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो सेशन था, जो लास्ट सेशन हमने जहाँ अपना कंप्लीट किया था उसको वहीं से शुरू करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें जो थी वो उस दिन मैं ज़िक्र नहीं कर सका था और उसका आगे कनेक्शन बहुत ज़्यादा अहम था, इसलिए उसके साथ उसका ज़िक्र करना ज़रूरी है। और वैसे तो वो असल में बुनियादी तौर पे वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं होता असल में, क्योंकि वो आपको पेपर में नहीं आ रहा होता, इसलिए बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स लग रहा होता है कि वो हम क्यों बता रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कि अगर आपको उसका कनेक्शन समझ में नहीं आएगा तो आपको वो सारी चीज़ें जो कि आप बचपन से रटते हुए आए हैं, इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो आप बचपन से सुनते हुए आए हैं, कायदे-ए-आज़म के 14 अनुवाद। कायदे-ए-आज़म ने 14 अनुवाद क्यों पेश किए थे? मतलब ऐसे ही बैठे-बिठाए उनको कोई दौरा पड़ गया था? मतलब क्या था? किस वजह से उन्होंने कहा कि मुझे 14 अनुवाद पेश करने हैं? और मतलब जब आप कुछ पेश कर रहे हो तो उससे पहले आगे कुछ चल रही होगी कहानी, उसका रिजल्ट में आप वो काम कर रहे होगे। तो ये चीज़ मैंने आपके सामने ज़िक्र की थी। कुछ चीज़ें मैंने 1924 तक की बता दी थी आपसे, मैंने ज़िक्र कर दिया था कि क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई थी। उसके बाद जो है ना 1924 से लेकर 1935 तक का जो टाइम पीरियड है ना, ये भी एक बहुत अहम टाइम पीरियड है और इसके अंदर एक बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। इसके हवाले से मैंने आपको एक नोट्स तो शेयर किए हुए ही हैं, वो आप अपने सामने रखिएगा जब आपको ये लेक्चर सुनने का मौका मिले। और साथ ही साथ वो तो जैसे ही आपको पेपर वगैरह में काम आएगा, लेकिन ये कि जो उसको समझना है वो या जो उसकी चीज़ें समझानी है वो मैं आपको ज़रूर समझा दूँगा। इससे पहले मैंने आपसे जैसे ज़िक्र किया था कि 1909 में एक आईनी इस्लाहाती पैकेज आ रहा था जिसमें मुसलमानों ने अपना एक मुतालबा मनवा लिया था। उसके बाद फिर आगे की सूरत आती जिसके अंदर आपको 1919 के अंदर उनको बताया गया था कि भाई दूसरा आईनी इस्लाहाती पैकेज आएगा। उससे पहले 1918 में एक मसला हो गया, 1919 में आपको पता है खिलाफत मूवमेंट, मैंने सारी चीज़ बता दी आपको कि वो सिलसिला हो गया था। 1919 के अंदर फिर एक आईनी इस्लाहाती पैकेज आया और अब वो 1909 का एक समझ लें अपडेट वर्जन था कि अब उसके अंदर मज़ीद अपडेट कर दिया गया था। हालात से भी बेहतर हो चुके थे, ज़ाहिर-सी बात है बेंजामिन के दिन का खात्मा हो चुका था। दुनिया में भी आलमी तौर पर बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही थी और ज़ाहिर-सी बात है बरतानिया उसका हिस्सा है, आप उसका हिस्सा हैं, हम यानी कि बरसग़ीर के लोग, तो हमारे साथ भी उस तब्दीली का कुछ न कुछ असर आना था। यहाँ पर मैंने आपसे एक चीज़ पीछे ज़िक्र की थी, वो उसका फिर दोबारा से यहाँ से इसका कनेक्शन करूँगा तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि सियासत का इससे पहले कोई लिंक नहीं था, इस पूरे खित्ते के अंदर सियासत नहीं होती थी और पॉलिटिक्स कोई चीज़ नहीं थी। वो भी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, किस-किस तरह से निचली सतह पर, ग्राउंड की सतह पर जो है वो आपके नुमाइंदों को चुनने का एक बाकायदा तरीक़ाकार अख्तियार किया गया था। इस तरह टाउन, यूसी जो भी आप उसको अब नाम दे लें, उस दौर के अंदर काम किया जाता था, लेकिन उसके अंदर वो मुंतखब नुमाइंदे होते थे जिनको अंग्रेज़ी मुंतखब करता था, अवाम मुंतखब नहीं करते थे। और किसी हद तक अवाम से पूछा जाता था, लेकिन उसमें अवाम का कोई अमल दखल नहीं होता था। 1919 तक भी जाते-जाते मामलात यही सूरत-ए-हाल काफ़ी मज़ीद लोगों के समझ में आनी शुरू हो गई थी कि अंग्रेज़ क्या चाहता है, किस किस्म का उसका निज़ाम है, वो क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा है, हम क्या नहीं समझ पा रहे हैं और वो क्या समझाना चाह रहा है। तो 1919 तक पहुँचते-पहुँचते ये सूरत-ए-हाल हो गई थी कि अब मुसलमान सियासी तौर पर और कांग्रेस भी सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा ग्रूम हो चुके थे। लोग तैयार हो चुके थे, ज़ाहिर-सी बात है तकरीबन 1857 से अच्छा खासा टाइम गुज़र चुका है, आपका 60-70 साल होने वाले हैं और 60-70 साल के दौरान आपकी अच्छी खासी तरबियत हो चुकी होती है। पूरी 3-4 नस्लें तब्दील हो चुकी हैं। तीसरी नस्ल तकरीबन जवान होके उन सारी चीज़ों को, मामलात को वो सेटल या हैंडल कर रही होती है, जिसमें जिन्ना साहब या पूरी मुस्लिम लीग की जो क़यादत है, वो लोग हैं या जो दीगर कांग्रेस के पास भी जो नेहरू, गांधी वगैरह जो दीगर अफ़राद हैं, वो सब लोग जो है मामलात को हैंडल कर रहे हैं, जो कि अब मॉडर्न स्ट्रक्चर या मॉडर्न सिस्टम में ढले हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है, बआसानी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आजकल की जो लड़कियाँ हैं या जो आजकल के क्या कहते हैं, जो जवान नौजवान मियाँ-बीवी जैसे मैं ही हूँ मिसाल के तौर पे, तो मैं और मेरे घर वाले या मेरे बीवी बच्चों को बआसानी पता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें हैं। यही चीज़ें शायद हमारे वालिदैन को नहीं पता थी, उनको नहीं पता था कि स्कूल में, मैट्रिक सिस्टम में या ओ लेवल में वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़र्क क्या चीज़ होती है, ओ लेवल बच्चे क्यों फेल होते हैं। हम जो क्या कहते हैं, ये जो वालिदैन जैसे उर्दू मीडियम या क्या कहते हैं सरकारी स्कूलों के पढ़े में, उसमें और जदीद तालीम में क्या फ़र्क होता है। तो बहुत सारी चीज़ें उस दौर के वालिदैन उस तरह से नहीं समझते थे, लेकिन आजकल के जो मॉडर्न वालिदैन हैं, वो तकरीबन तमाम चीज़ें पहचानते हैं। तो यही वो फ़र्क है कि वो जो सारी चीज़ों को, सियासत को उसी तरह से समझ रहे थे, जिस तरह से अब अंग्रेज़ या मॉडर्न सिस्टम आपको समझाना चाह रहा था। आज हर मिडल क्लास आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज सिस्टम में जाए और क्या कहते हैं, वो अच्छी तालीम हासिल करे। वरना पहले होता था मोहल्ले के स्कूल में डलवा दिया, वहीं से घसीट-घिसका के मैट्रिक किया, फिर कहीं पढ़ लिया तो उसके नसीब हो गया, फिर वो मोहल्ले में बता दिया हमारे बच्चे ने पोज़ीशन ली। वो आप देखते रहते होंगे पंजाब के अंदर से बड़ी खबरें आती हैं, सब्ज़ी वाले के बच्चे ने पोज़ीशन ले ली, ठेले वाले के बच्चे ने, मोची के बच्चे ने पोज़ीशन ले ली। तो वो अभी तक वैसे किसी हद तक जो आप पीछे इलाका होते हैं आपके या जो जुनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, उन जगहों पे इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं।
उसकी वजह यही होती है कि वो बेचारे उसी सिस्टम से निकल वो, लेकिन वही आप कभी देखें जाके कि वो जो जुनूबी पंजाब का वो बच्चा जो इसने पोजीशन ली होती सब्जी वाले के या मोची के बच्चे ने, वो कहाँ जाता है सिस्टम में, बट सिस्टम में जाके पिट जाता है, क्योंकि जो पीछे से नस्ल तैयार होकर बेसिक पोजीशन ले जाता है वो। लेकिन जहाँ वो लेवल वाले बच्चे पहुँचते हैं, ये लेवल करके जो लड़के लड़कियाँ पहुँचते हैं, तो वो उनको कम्पीट नहीं कर पाता था, क्योंकि सिस्टम के साथ वो जितना अच्छा अटैच होते हैं, वो होते हैं 2 4 5 होते हैं जो आगे निकल के मतलब कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैकिंग रहती है जो कि आपकी एजुकेशन। तो यही वो सिलसिला है, इससे आप आसानी समझ सकते हैं कि ये वो नस्ल थी जो अब मुस्लिम लीग को लीड थी, वो उनके पॉलिटिकल सिस्टम में मुकम्मल ढली हुई थी। उनको ये बताने की जरूरत नहीं थी आपको इस पॉलिटिकल सिस्टम में जाना है, पहले तो आपको जाया जा रहा था, घसीट के लेके जा रहे थे। लेकिन इनके साथ भी यही होता है कि इनके सामने भी बहुत सारी चीज़ें वाजे नहीं होती थी, इनको भी पता नहीं होती थी। इसी तरह से एक बहुत अहम मसला ये था कि अब पॉलिटिक्स जो थी वो पहले तो रियासतों की सूरत में थी, रियासत का वाली मैंने आपसे जिक्र किया, वो उसके पास हुक्मरानी ताकत है, उसने जो चाहा जैसे किया बादशाह, और ये रियासतें मौजूद थी। इसको उन्होंने एक नया नाम या एक नए तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया था, या जिसको करते आ रहे थे 1909 के बाद से और उससे पहले से भी, जिसका वो पंजाब में जो सूबों की तकसीम का जो मामला हुआ था, मैंने आपसे जिक्र किया था कि बंगाल के 2 टुकड़ों कर दिया था। तो ऐसा नहीं था कि सूबे या प्रोविजन क्या कहते हैं इसको, वो समझते नहीं थे कि ये जो आपका सूबाई सिस्टम होता है इसको वो किस तरह से हैंडल करना है या किस तरह से उसको जाके लेके चलाना है। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते थे, वो सारी चीज़ों को समझते थे। लेकिन अब उसकी पॉलिटिक्स को जो है वो अब जो है वो सूबों की सतह पर मुंतकिल होना था, यानी कि अब सूबाई सतह की सियासत का आगाज होना था, जिसको आप फिर पाकिस्तान के अंदर देखते हैं, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना, जिसका आगे मौका आएगा तो मैं जिक्र करूंगा कि अब सूबों की सतह पर सियासत का आगाज हो रहा था। तो इस आगाज का जो सिलसिला था वो 1919 से कर दिया गया, और सूबों की जो डिवाइड थी वो 2 तरह से की गई थी। उसके अंदर एक जो हिस्सा था जिसको गवर्नर के मातहत रखा गया था, और उसके अंदर गवर्नर की एक टीम थी और उसकी एक काउंसिल थी। ये मुंतखब नहीं होते थे, ये गैर मुंतखब किस्म के अफराद होते थे, और इसके अंदर मुंतखब करने का तरीका वही पुराना था कि जिनको अंग्रेज जो है वो मुंतखब करता था। एक काउंसिल रखी गई थी जिसको वजीर आला की, जिस तरह आप भी आज भी देखते हैं ना कि वजीर आला की होती है, जो सूबे की सतह पर होती है, जिसको जो है वो आपका सूबा मैनेज कर रहा होता है, तो वो एक मुंतखब आवाम की वो थी, और उसके अंदर आवाम को इख्तियारात ज़्यादा दिए गए थे। यानी कि मिसाल के तौर पे आवाम उनसे पूछ सकते थे, जैसे आज भी आप देखते हैं ना कि वज़ीर आला से पूछेंगे आप, जो आपका नुमाइंदा होगा उससे आप पूछते हैं, गवर्नर से आप नहीं पूछते। तो मैं बताओ भाई ये काम क्यों नहीं किया तुमने? गवर्नर क्योंकि वफाक का नुमाइंदा होता है, तो इसी तरह से वो जो गवर्नर का जो ओहदा होता था वो वफाकी नुमाइंदों के साथ उसका कनेक्शन होता था, या जो हुकूमत बरतानिया के साथ डायरेक्ट उसका वहाँ से हिदायत देना। उसके पास इख्तियारात ज़्यादा होते थे, पावर ज़्यादा होती थी, क्योंकि उस टाइम पर आपको तो अकल नहीं थी, तो अंग्रेज अपने सिस्टम में आपको सारी पावर तो देगा नहीं, तो वो गवर्नर के थ्रू बहुत सारे मामला को हैंडल किया करता था। तो ये वो वक्त था जिस टाइम पे पहली दफ़ा बरसगीर के अंदर 1919 में सूबाई सतह पर एक पॉलिटिकल निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया और सूबों की सतह पर सियासत का आगाज़ किया गया। उसके अंदर ये था जैसे कि आज आप देखते हैं कि कुछ इदारे वफाकी हुकूमत के पास होते हैं, कुछ सूबाई हुकूमत के पास होते हैं। तो अब इसको तो आपको तो समझ नहीं थी ना कि ऐसा कैसे होगा कि भाई कुछ इदारे हमारे पास है, कुछ उनके पास है। आजकल तो आप आसानी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे एक फड्डा चल रहा है, जो कि शायद अभी थोड़ी देर में आप लोगों को सामने किया जाए, एजुकेशन का। एजुकेशन एक सूबाई मसला है। अभी 18वीं तरमीम के बाद ये है कि सूबों की मर्जी है कि वो जो चाहे पढ़ाएं। अब वफाक तय कर चुका है कि उसको बड़ी परेशानी है, जैसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को इस वाले से बहुत शदीद ताफ़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम ये मसला भुगता चुके हैं बांग्लादेश की सूरत में, कि बांग्लादेश इस वजह से हमसे अलहदा हो गया था। सिंध के अलग मसाइल है, पंजाब के अलग हैं, बलूचिस्तान के। अब सिंध जो है वो तारीख पढ़ाना जाता है जिसके साथ सिंध का कनेक्शन है। यहाँ पे शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई को पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे लाल शहबाज कलंदर को पढ़ाया जाएगा, या जो दीगर सिंध की सकाफत है, तहजीब है, उसको उजागर किया जाएगा। पंजाब कहते हैं हम अपनी बुल्ले शाह पढ़ाएंगे, वारिस शाह पढ़ाएंगे। पठान कहते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा में कहा जाता है कि भाई हम रहमान बाबा को और खुशहाल खान खट्टर पढ़ाएंगे। बलूचिस्तान वाले कहते हैं हम जाम दुर्ग को पढ़ाएंगे, तो मस्त ओखली को पढ़ाएंगे। इस किस्म के मामला है कि वहाँ की अपने जो मकामी अफराद है उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। वफाक ये नहीं चाहता। वफाक का ये बड़ा इशू होता है कि वो कहता है कि नहीं भाई एक ही तारीख, चाहे वो जो भी आप सिस्टम में दे रहे हो, चाहे वो, क्योंकि आप में से जो लेवल भी किया है उनको भी पता होगा मेट्रिक सिस्टम, तरीके कार में फ़र्क होता है, कुछ स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, लेकिन कोर्स का जो वो है ना वो एक ही रहता है। मतलब एक ही पिच के ऊपर आपने कोर्स डिज़ाइन करना होता है, लेकिन कोर्स की जो एंगलिंग है वो वही होती है। तो इसीलिए अब इस पे बड़ा हंगामा था, जिसका मेरे ख्याल में इख्तिताम होने वाला है। अभी जो एक कुछ ही दिनों में इसका ऐलान होगा, पता नहीं जब तक आप लोगों को लेक्चर मिलेगा या उसके बाद की बात है, पहले हो जाता है कि वफाकी तौर पे इसका बहुत अर्से पहले से उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वफाकी तर्ज पर होगा सारी, यानी कि सबको एक ही निज़ाम पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो है ना सिंध में कुछ और पढ़ाया जाए, बलूचिस्तान में कुछ और पढ़ाया जाए।
तो ये मिसाल देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको सूबे और वफाक का मसला समझ में आए। जैसे बहुत सारे इदारे वो वफाकी इदारे होते हैं, सूबाई इदारे नहीं होते। जैसे केपीटी है, अब केपीटी में जो जॉब्स हैं, भर्तियां हैं, सारी चीज़ें वो वफाकी इदारा है, क्योंकि कराची पोर्ट ट्रस्ट है तो कराची में, लेकिन उसका जो सारा रेवेन्यू, सारे मामला, जैसे इतना बड़ा इदारा है उसको मैनेज जो है वो वफाक करता है। इसी तरह और भी बहुत सारे इदारे हैं जैसे, तो उनका जो मामला, लेकिन ऐसा भी होता है कि उसका एक जो सूबाई सतह भी है और एक उसकी वफाकी सतह भी। जैसे वजारत दाखिला है, क्या कहते हैं, अब जैसे जेल खान आजाद, अब जेल खान आजाद सूबाई सतह मामला है। जेल की जो पूरी मिनिस्ट्री होती है वो सूबाई होती है, उसका वफाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि वफाक की जेलें नहीं होती हैं। इस किस्म के बहुत सारे इशूज होते हैं कि सूबे और जो डिवाइड जो थी उसको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, ताकि आपको सूबाई पॉलिटिक्स की तरफ लेकर जाया जा सके। अच्छा, इसका जो असल मकसद था वो आगे आएगा, और आप में से जो समझदार होंगे वो क्लिक हो गई होगी चीज़, कि क्योंकि पाकिस्तान इसी बुनियाद पे बन रहा था। आज तक जो आपके मसले हैं वो सूबों की बुनियाद पर है, और पॉलिटिक्स को आसानी से वफाक या जो बरतानवी निज़ाम है वो देखता है सूबों की सतह पर, उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली डील करने में उसको आसानी होती है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा मजीद शदीद गुलाम है, तो हमारे यहाँ वो सूबों को इख्तियार नहीं देने चाहते। आप सुनते रहते होंगे बिलावल साहब की या जरदारी साहब की बातें, कि वो बार बार कहते रहते हैं कि हम 18वीं तरमीम में कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और इमरान खान की हुकूमत की पूरी ख्वाहिश है, फौज की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि 18वीं तरमीम को रिवर्स किया जाए। उसकी वजह ये है कि जब आप सूबों की सतह पर इख्तियारात मुंतकिल कर लेते हैं तो सूबों के पास पावर ज़्यादा होती है, पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो जो NFC अवार्ड का बार बार हंगामा फटना सकते, उसके भी पीछे यही सारी की सारी कहानी होती है कि आप सूबों की सतह पे पैसा रोक के रखते हैं, और वफाक को वो पैसा नहीं जाता। अब जब वफाक को पैसा नहीं जाएगा तो वफाक पैसा कैसे जनरेट करेगा? तो इसलिए फिर उस पर वो हंगामा है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं। ये सिर्फ आपको एक छोटा सा मैंने उसका बैकग्राउंड इसलिए दिया ताकि आप किसी हद तक समझें कि सूबे और वफाक की पॉलिटिक्स में फ़र्क होता है, जिसको हम लोग शायद उस तरह से समझ नहीं पा रहे होते या देख नहीं रहे होते। तो इसका आगाज़ 1919 से हो रहा है बुनियादी तौर पे। इससे पहले आपको कोई इल्हाम नहीं होता था। ये जितने अभी आपके अफलातून हैं सारे के सारे जो पॉलिटिक्स में आज मौजूद हैं, ये उसी गुलाम निज़ाम का असल में आपको चैंपियन बनाते हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे अगर पंजाब में नून लीग हो, कि हम 18वीं तरमीम पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो ये इनको इल्हाम नहीं हुआ है किसी को। ये आप अंग्रेज़ की गुलामी का एक जो है ना वो तौक गले में डाल के उस पर फ़ख्र करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसमें जो उसको ख़त्म करना चाहते हैं वो और भी मज़ीद बड़े गुलाम हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो वो जो गवर्नर वाले इख्तियारात होते थे, गवर्नर जनरल वाले इख्तियारात होते थे, जिसके अंदर आवाम से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाए, हम वो वाले इख्तियारात चाहते हैं। तो दोनों मिलके हमें एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसलिए हम बनते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, जब तक आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं। खैर, तो ये 1919 में बाकायदा आपको सूबाई सतह के ऊपर जो है ना वो इख्तियारात देने की बात की गई। अच्छा, अब जब आपने सूबाई सतह पर दे दिया तो ऑटोमेटिकली अब आपके लिए अहमियत भी किस चीज़ की हो जाएगी, फिर से दोबारा से सूबों की, जिसका आप इजहार जो है वो 1911 में तनसीख बंगाल की सूरत में देख चुके हैं। क्योंकि जब आपको सूबे की सतह पर पावर मिली थी तो आपको बहुत सुकून था। कांग्रेस को बड़ी परेशानी थी कि भाई ये तो सूबा अगर इनको मिल गया तो उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम। अब जिन सूबाई अक्सरियती इलाके, क्या पाकिस्तान बनने के वाले में भी सुनते हैं ना कि जिन मुसलमानों के अक्सरियत जिन सूबों के अंदर वो हमें फराहम किए जाए, तो मुसलमानों की इस टाइम पर भी ये ख्वाहिश थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सूबों की सतह पर अब पॉलिटिक्स होगी तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा सूबे हासिल कर सकें। अब जो 1924 के बाद की पूरी पॉलिटिक्स थी, जिसका जो है वो मैंने आपसे जिक्र किया था कि तो वो अब सूबाई सतह के ऊपर डिवाइड हो जाती है, और आप सूबों की सतह पर बहुत सारे मुतालबात शुरू करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप जिन्ना साहब का एक बहुत मेन पॉइंट है, जिसको आप आसानी आप समझ जाएंगे इस बात के बाद, कि सिंध को मुंबई से अलहदा किया जाए। क्यों भाई? सिंध का जो इलाका था ये मुस्लिम मुसलमानों का एक मेजॉरिटी इलाका था, जबकि मुंबई के अंदर जो है वो, आप जब मुंबई के अंदर रहते थे आबादी हिंदुओं की बहुत बड़ी थी, तो दोनों के मिलने से होता ही था कि जो यहाँ के सिंध के मुसलमान होते थे वो अक़लियत में चले जाते थे, और मुंबई के हिंदू जो थे वो अक्सरियत में जाते थे, और ये दोनों मिला के सूबे लगते थे। और सूबा होने के नतीजे में ये होता था कि मुसलमानों का जो हक मारा जाता था। अब जब दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ जो पेश की जा रही है, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल जो 1927 में पहली दफ़ा जिन्ना साहब ने पेश किया था, उसके अंदर बुनियादी तौर पे उन्होंने यही किया। उन्होंने ये किया कि जो जो आपने पहला जो मैं जो 14 नुकात के अंदर उन्होंने पेश किया था, उसके अंदर तो उससे पहले ये मुतालबा हम दिल्ली प्रपोजल के अंदर पेश कर चुके थे, जिसके अंदर हमने कहा कि भाई सिंध को जो है ना वो मुंबई से अलग कर दिया जाए। और उसकी वजह बुनियादी तौर पर सिर्फ और सिर्फ वही थी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, कि मुसलमानों को अक्सरियती इलाके चाहिए होते थे। अब क्योंकि पॉलिटिक्स जो होने जा रही थी वो सूबों की सतह पर, और जिन्ना साहब जैसी बातें एक बैरिस्टर आदमी थे, वो पूरे निज़ाम को पढ़ चुके थे, वो लॉ के निज़ाम को जानते थे कि कानून साजी अब जो होगी वो सूबों की सतह पर होगी। जो क्या कहते हैं तकसीम होगी, क्या कहते हैं जॉब्स की
या जो भी आपके क्या कहते हैं, जिनको आप असासाजात कहते हैं या अखराजात, जो भी मामलात हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की, जो भी मामलात हैं, वो अब सूबों की सतह पे चले जाएंगे। तो अब आप सूबों की सतह पर मुतालबात कर रहे थे, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने मुतालबा किया आगे कि सरहद का जो पूरा मामला था कि सरहद को सूबे का दर्जा दिया जाए, ये भी आपको 14 नुकात के अंदर मिलता है। उसकी भी एक वजह ये थी कि आप सरहद को भी सूबे का दर्जा नहीं दे रहे थे। दर्जा तो था उसके पास एक सूबे का मुकम्मल, लेकिन मुकम्मल एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात उसके पास मुंतकिल नहीं हो रहे थे। बलूचिस्तान के अंदर मुकम्मल सूबाई जो चीज़ें नाफिज हो रही थी वो नहीं हो रही थी। ये भी आपने 14 नुकात के अंदर मुतालबा देखा था। तो उसका आगाज़ जो था वो बुनियादी तौर पे दिल्ली प्रपोजल से मुस्लिम लीग ने कर दिया। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के अंदर 4-5 पॉइंट्स हैं, वो आप जब देखेंगे आपको, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि फिर वो चीज़ें रिपीट वाली बात हो जाएगी कि मैं आपको सामने रिपीट कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं आसानी से उसके अंदर जाके 4 से 5 पॉइंट्स हैं। इसके अंदर जिन-जिन चीज़ों का हमने मुतालबा किया उसके अंदर वही, जिसके अंदर इशू था कि जो है वो ये तो सिंध को मुंबई से अलग किया जाएगा, जो हमारा पुराने मुतालबात थे सेपरेट इलेक्शन वाले, ये वो। लेकिन इसके अंदर जिन्ना साहब ने एक अहम काम किया था। उन्होंने ये किया था कि इन्होंने क्या किया कि ये कांग्रेस हमारी बात क्यों मानेगी, मतलब क्यों मानेगी क्यों? मतलब हम तो ये पहले से मुतालबा देते हैं, वैसे तो दोहराते हुए आ रहे हैं। लखनऊ पैक्ट के अंदर भी हमने मामला तय कर लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मामला बिगड़ गए, सब विड्रॉ कर गए। तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने इनको एक ऑप्शन ये दिया जो कि मुस्लिम लीग का एक अहम तरीन मुतालबा था, अहम तरीन मुतालबा था। उससे मुस्लिम लीग ने अपने आप को विड्रॉ करने का फैसला किया, और वो विड्रॉ ऐसे किया कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम जो वेटेज का मुतालबा है ना हमारा, हम उससे विड्रॉ कर देंगे। अगर आप हमारा ये सिंध की सूबों की सतह वाला मामला और सिंध को अलग करते हैं, सरहद को दर्जा देते हैं, बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा देते हैं, तो हम जो है ना अपने इस मुतालबे से विड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मजे की समझनी चाहिए जो कि समझ में आएगी, वो ये है कि पॉलिटिक्स इसी चीज़ का नाम है, मार धाड़ का, लड़ाई झगड़े का, हंगामे का नहीं है। कुछ लो और कुछ दो। जरदारी साहब की जो पॉलिटिक्स है ना, वो असल में आपको समझाने में आसानी से कामयाब होगी। उसमें गलती भी होती है, उसमें बहुत दफ़ा आप नाजायज़ भी कर जाते हैं। जैसे कि उनको पता था कि जब हम कराची में हुकूमत बना रहे तो मुत्तहदा के बगैर नहीं बना सकते, तो वो एमपीएम के साथ कुछ ले दे भी करते थे, लेकिन उसके नतीजे में कभी कभार नुकसान भी हो जाता था। सिंध का, कराची का, ज़ाहिर सी बात है हालात ख़राब हो जाते थे, जो भी मामला होते थे। लेकिन आप ले दे की पॉलिटिक्स ही करते हैं। भुट्टो साहब इसके चैंपियन थे ना, मतलब पाकिस्तान में भुट्टो साहब, मतलब वो मौलवियों के खिलाफ थे, मजहब के बहुत शदीद खिलाफ थे, एक सेकुलर उन्होंने अपनी पूरी जमात की बुनियाद रखी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 73 का आइन बनवाया। उन्होंने क्या कहते हैं, तमाम मुल्लाओं को, तमाम मौलवियों को एक पेज के ऊपर रखा, और वो कोशिश ये करते थे कि कम से कम इनके साथ मामला ना बिगड़े। और जैसे कि जो कादियानी मसला था, एक बहुत बड़ा हमारे साथ इशू था पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कादियानियों के हवाले से मुसलमानों को और कादियानियों को मुसलमानों से तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो वो दोनों इशूज़ को उन्होंने हैंडल भुट्टो साहब नहीं किया। उस पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है कि उन्होंने उनको काफ़िर क्यों करार दिया, जबकि हकीकत ये है कि कादियानियों का खुद का मुतालबा ये था कि या तो उनको काफ़िर मुसलमान, या तो मुसलमान है या फिर हम मुसलमान हैं, दोनों में से एक काफ़िर होगा, दोनों मुसलमान नहीं रह सकते। तो उसके मुतालबे की बुनियाद पर ही वो सारा सिलसिला होता है। लेकिन बताने का मकसद क्या है कि ले-दे वाली पॉलिटिक्स होती है, कुछ तुम पीछे हटोगे तो कुछ हम पीछे हटेंगे। ये जिन्ना साहब की टेक्निक थी, और जिन्ना साहब इसके बादशाह थे, यानी कि वो कह सकते हैं कि आप पॉलिटिकल जो कहते हैं ना, गुरु जिसको आप कहते हैं, कि वो, उनको पता था कि इस मौके पर ये वाली पॉलिटिक्स करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम इन 2 चीज़ों से विड्रॉ करते हैं। अब आप आसानी समझ सकते हैं, जो वेटेज का मुतालबा, मुतनासिब नुमाइंदगी का मुतालबा था, आपका बुनियादी मुतालबा था, आप फ़ौज में एक अहम किरदार अदा करते थे, आपकी खिदमात के एवज़ आपको बहुत कुछ हासिल हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद आपने इतनी अहम चीज़ को विड्रॉ कर रहे हैं आप उससे, और उसके मुकाबले में आप एक नई चीज़ के ऊपर स्टैंड ले रहे हैं। वो क्या ले रहे हैं कि भाई आप जो, जहाँ मुसलमान अक्सरियत है, उसको आप जो है ना वो अहमियत दो। मिसाल के तौर पर उस सूबे को तमाम सूबाई इख्तियारात दे दिए जाएँ। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सिंध को अलग कर दिया जो कि आगे हो जाएगा, तो अब उसके रिज़ल्ट में होगा कि सिंध के नौजवानों को, सिंध के मकामी अफ़राद को नौकरियाँ मिल जाएँगी। तो वो काम जो वेटेज के ज़रिए ले रहे थे, अब क्या होगा कि यहाँ से नौकरियों की सारे जो इख्तियारात होंगे वो मुसलमानों के पास और मुसलमान हुकूमत के पास होंगे। सेकंड, आप पीछे से एजुकेशन का निज़ाम तो उनको बार-बार दिए जा रहे हैं कि आप एजुकेशन लो, एजुकेशन लो, एजुकेशन लो। अब जो वो एजुकेशन लेकर आएगा तो ऑटोमेटिकली उसको नौकरी मिल जाएगी। तो ये जिन्ना साहब का एक बेहतरीन मूव था। लेकिन हमारा मूव था, ऐसी बात है, कांग्रेस भी कोई क्या कहते हैं, पापड़ नहीं बेलती थी बैठ के। उसको भी पता था कि जिन्ना साहब किस किस्म के पॉलिटिशियन हैं, वो उन सारी चीज़ों को, उनकी सियासत को अच्छे से समझते थे। उनके पास भी उतने ही पढ़े लिखे मौजूद लोग थे कांग्रेस में। कांग्रेस की अच्छा, यहाँ पर एक दो चीज़ और छोटी सी मैं जिक्र करना भूल ना जाऊँ कि 1920 में फिर जाके जिन्ना साहब ने, जो कि 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी, लेकिन साथ में वो कांग्रेस के भी मेंबर रहे थे 1920 में, लेकिन बिलाखिर फिर वो कांग्रेस से मुस्ताफ़ी हो गए थे। और क्या कहते हैं, उसके अलावा एक आध और वो जो किसी जमात के, होम रूल लीग के नाम से एक और सियासी जमात सी थी, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका भी हिस्सा थे। फिर 1927 में वो उससे भी अलग होकर सिर्फ मुस्लिम लीग का हिस्सा रह गए थे।
तो जिन्ना साहब ने ये एक तरीकाकार इख्तियार किया और कांग्रेस के सामने दोबारा मामला को सेटल करने की कोशिश करी। अच्छा, इसकी भी क्या वजह थी? इसकी वजह भी आप समझ सकते हैं, बसानी 1927 की बात चल रही है, यहाँ 10 साल मुकम्मल हो रहे थे, तो आपको पता था कि 1928-29 में दोबारा जो है वो एक नया आइनी इस्लाहाती पैकेज आना है, और उस आइनी इस्लाहाती पैकेज में आपसे कहा जा रहा था कि आप अपनी अपनी तजावीज़ात पेश करें, आप अपने अपने मुतालबात रखें, ताकि उसके हवाले से ही हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर सकें, बरसगीर के मसले का कोई हम सियासी आइनी हल निकाल सकें। तो इसके लिए आपने यानी कि मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने दोनों ने तैयारियां पकड़ ली थी, और इसलिए हमने ये मुतालबा सामने रखने शुरू कर दिए थे। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ ये हुआ कि जब मुसलमानों ने मुतालबा पेश किया, तो ऐसी बात है कांग्रेस तो फारिग नहीं बैठी हुई थी ना, कांग्रेस ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, बड़ी तादाद में सियासी जमातें, उस टाइम पे छोटी मोटी सियासी जमातें आगे पीछे पता नहीं क्या क्या कुछ तैयार हो चुका था, जिसको अंग्रेज जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से घुमा फिरा के आपस के अंदर इस्तेमाल भी कर रहा था, लड़ा भी रहा था। हर सूबों के अलग अलग छोटी छोटी सियासी जमातें थी, सूबों के अंदर अलग अलग जो है वो क्या कहते हैं मामला सेटल, मतलब इस तरह से आगे बढ़ चुके थे कि कहीं पर रियासत का हुक्मरान कुछ कर रहा था, कहीं पर किसी रियासत का हुक्मरान। तो मुख्तलिफ उन 9 किस्म के मसाइल जो थे ना वो बर्रे सगीर को उस टाइम पे दरपेश थे। तो उसका कांग्रेस ने भी आईनी हल निकालने की कोशिश करी, और एक आईनी कमेटी बना दी गई, और उस कमेटी ने फैसला, उसमें मुसलमान भी इत्तेफाक से कुछ शरीक हो गए। वैसे तो कुछ ग्रुप्स ने उसका बाइकआउट किया, लेकिन कुछ जो थे उसके अंदर वो शामिल रहे, और मुसलमानों की तरफ से भी जाहिर बात है जिन्ना साहब भी उसके इंतजार में थे कि हमने दिल्ली तजावीज़ पेश कर चुके थे, हम चाह रहे थे कि उसके ऊपर कोई सिलसिला आगे बढ़ सके। लेकिन उसके मुकाबले में 1928 में 10 अगस्त की बात है, शायद जहाँ तक तारीख मुझे याद रह गई, 10 अगस्त 1928 को जिन्ना साहब के इन दिल्ली मुस्लिम जो पॉइंट्स थे उनके मुकाबले में नेहरू साहब ने अपनी नेहरू रिपोर्ट पेश की, और वो नेहरू रिपोर्ट जो ऐसी बात है वो मुकम्मल तौर पे मुसलमानों के अगेंस्ट में थी, और ये जो दिल्ली मुस्लिम तजावीज़ात जो हमने पेश की थी, अपनी जो तजावीज़ पेश की थी, उसको बिल्कुल रद्द कर दिया गया, और उसके अंदर उन्होंने चंद हमारे ऐसे छोटे मोटे से मुतालबात, जैसे कि हमने कहा था कि सूबे NWFC और बलूचिस्तान को जो सूबे का दर्जा दिया जाए मुकम्मल तौर पे, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था। सिंध को जो मुंबई से अलहदा करने वाला था, उसको भी उन्होंने किसी तक एक्सेप्ट किया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उसमें एक ये लगा दी थी कि शिक लगा दी थी कि आप जो है वो सिंध अगर अपने अखराजात खुद उठा सकते हैं, अपने कदम पाँवों पर खड़ा हो सकता है, तो उसकी बुनियाद पर उसको अलहदा किया जाए, यानी कि उसको कोई माली मदद वफाक की तरफ से नहीं फराहम की जाए। इस किस्म के छोटे छोटे, जैसी बात है, इस पर मुसलमान कहाँ से उसको बर्दाश्त कर सकते थे, ये तो मुमकिन था नहीं। तो मुसलमानों ने मुकम्मल तौर पर उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम तो आपकी जो रिपोर्ट है उसको किसी सूरत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसका सिलसिला ये हुआ कि ज़ाहिर-सी बात है, जब आपने फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने 2-3 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जिन्ना साहब ने कोशिश करी कि ये अगर दोबारा किसी तरह मान जाते हैं, जिसके अंदर पंजाब और बंगाल का कुछ उन्होंने मुतालबा किया था कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों को उनका अलग हिस्सा दे दी जाए, इनको सूबाई सतह पर तकसीम कर दी जाए, NWFP वाला सीटों के इलेक्शन वाला जो हमारा मसला था उसको। लेकिन उसके बावजूद भी उन चारों पॉइंट्स को भी जो नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना साहब ने पेश किए थे, उनको भी फिर उन्होंने एक दफ़ा फिर रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद ये हुआ कि डेडलॉक था, डेडलॉक के दौरान अब आपके पास कोई रास्ता नहीं था, फिर मजबूरन जिन्ना साहब ने अपने वो तारीखी 14 नुकात पेश किए, और उन 14 नुकात के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट में जो सारे पॉइंट्स थे उनको जो है वो फिर आपने एक एक करके रद्द किया, और उसके मुकाबले में जो मुसलमानों के मुतालबात थे वो मुतालबात जो है वो रद्द किए। फिर वही हुआ जो आईनी इस्लाहाती कमेटी के लिए होना था, तो एक कमीशन जो था वो वहाँ से बना के भेजा गया, जिसको आप साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। साइमन कमीशन यहाँ पहुँचा, उसने फिर दोनों पार्टियों से मुलाकातें करी, उसकी आपको तफसीलात जो है वो नोट्स के अंदर मौजूद है, मैं सिर्फ उसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो दोनों पार्टियों से उसकी मुलाकात हुई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अपने अपने मुतालबात के ऊपर डटे रहे। साइमन कमीशन का भी झुकाव जो था वो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ था, उसने जो रिपोर्ट पेश करी साइमन कमीशन ने। अच्छा, उस टाइम पे भी मसला ये हुआ कि मुस्लिम लीग में 2 धड़े बन गए, एक जिन्ना साहब का धड़ा था और एक शफी मोहम्मद मलिक साहब का, शफी मोहम्मद साहब का धड़ा था, जो कि पंजाब के एक बड़े अहम रहनुमा थे पॉलिटिक्स के अंदर, उनका बड़ा अहम किरदार था, और क्या कहते हैं उनका ख्याल ये था। अच्छा, उसमें इत्तेफाक से शफी मोहम्मद साहब के साथ जिन्ना साहब सॉरी जिन्ना साहब बोल रहा हूँ, अल्लामा इकबाल और एक फ़ज़ल साहब थे, फ़ज़ल इलाही उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा फ़ज़ल नाम था, मोहम्मद फ़ज़ल या फ़ज़ल इलाही, फ़ज़ल हुसैन थे कौन थे, वो 3 अफराद जो थे ये भी मुस्लिम लीग के अहम सरकर्दा पंजाब के रहनुमा थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें साइमन कमीशन के साथ जाना चाहिए, जबकि जिन्ना साहब ने उसकी मुखालफत की, तो जिन्ना साहब ने उसका बाइकआउट रखा, इसलिए मुस्लिम लीग में भी धड़ेबंदी का आगाज़ हो गया, मसाइल का आगाज़ हो गया। और मैंने आपको बताया था कि शुरू में जिन्ना साहब उस तरह के जिन्ना साहब नहीं थे कि जो पाकिस्तान बनने के बाद या पाकिस्तान बनने के बिल्कुल अजीब करीब में बनते हैं। उस टाइम पे जिन्ना साहब एक लीडर की तरह से, जैसे कि आप अभी देखते हैं सियासी जमातों में मुख्तलिफ लीडरान होते हैं, मुख्तलिफ
अपनी अपनी राय रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फवाद चौधरी, उनकी अपनी अलग राय है, असद उमर की अपनी अलग राय है, जहांगीर तरीन की अलग राय है, सब अपने अपने तौर पर, लेकिन भारी भी है, मतलब जिसका जितना असर और सूखा वो उतना चौधरी है। तो इस किस्म के मामला के नतीजे में आपस में खिलाफत लड़ाइयाँ होती हैं, फिर उसको ऊपर से हैंडल किया जाता था। लेकिन ऊपर से हैंडल करने के लिए उस टाइम पे मुफ्ती की क़यादत में अपना दम भी था कि उन सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। हाँ, लेकिन जिन्ना साहब की जो अख्तियारात थे वो ज़्यादा थे, इसलिए वो सारी चीज़ों को मैनेज कर जाते थे। खैर, साइमन कमीशन के हवाले से साइमन कमीशन ने फिर दोनों तरफ से अपने चीज़ें जमा करी और उसके बाद उसने जाके अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर भी शदीद डेडलॉक हुआ और दोनों ने ही उसको मुस्तरद कर दिया। उसके अंदर वजह ये थी कि कुछ मुतालबात मुसलमानों के माने जा रहे थे, कुछ कांग्रेस के माने जा रहे थे, जो कभी भी दोनों एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे। इस वजह से डेडलॉक मज़ीद बढ़ गया और वो जो आईनी कमीशन ने 10 साल बाद अपना इस्लाहती पैकेज देना था, वो डिले हो गया। अब क्या किया जाए? अब इसका आसान हल ये था कि या तो जूते मारे जाएँ हम लोगों को, जूते तो खा नहीं रहते इस टाइम पे ना, कि क्या किया जाए? तो उस पर साइमन कमीशन का जो मेन बंदा था, जॉन साइमन साहब जो थे, उन्होंने बिलाखिर जो मलिका बरतानिया को लिख के दे दी कि भई ये कौम मेरे से नहीं समझ सकती, इसका कोई हल नहीं है, ये कभी ज़िंदगी में किसी मामले पे इत्तेफ़ाक नहीं कर सकते, तो हम इसका कोई आईनी हल नहीं निकाल सकेंगे। तो उसने माज़रत कर ली, तो फिर रिज़ल्ट ये हुआ। अच्छा, उस मौके पर जिन्ना साहब ने भी अपने तौर पे कोशिश करी, मलिका बरतानिया को खतूत लिखे और वहाँ वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखे और उनको कहा कि भई इसका कोई आईनी हल निकालने की कोशिश करें। इस पर जो है वो ये तय किया गया कि इन सारे जो यहाँ पे मुर्गे लड़ रहे हैं, इन सबको बरतानिया की हवा खिलाओ, ताकि बरतानिया की हवा खा के थोड़ा-सा ये होता है आदमी फ्रेश हो जाता है। तो इनको बाहर की हवा लगाओ ताकि कुछ इंसान बने, सुधरें। तो इसलिए हम सबको पकड़ के गोलमेज कॉन्फ्रेंस के नाम पर बरतानिया ले जाया गया। जो आप 1930 की जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस सुनते, 30, 31, 32 से जो 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थी, वो बुनियादी इसी आईनी मसले को हल करने के लिए तय की गई। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है या इसको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर भी वो तमाम मुतालबात जो कि हम अब तक रखते हुए आ रहे थे और कांग्रेस ने अपने वो तमाम मुतालबात जो नेहरू रिपोर्ट में रखे गए थे, वही सेम एज़ इट इज़ मुतालबात वहाँ पे रखे गए। उसके अंदर जो वो पहले गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर जो थी, वो कांग्रेस शरीक ही नहीं। कांग्रेस ने जो है वो उसके जो कुछ मरकज़ी रहनुमा थे, उन्होंने उसका जो है वो बायकॉट कर दिया। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले जो उनके वज़ीर-ए-आज़म थे और यहाँ के वाइसराय थे, उन्होंने जाके जो है वो लॉर्ड एरविन जो थे, उन्होंने जाके मुलाकात करी, गांधी जी को मनाया, उनको जेल से निकलवाया, उनके लोगों को जेल से रिहा करवाया। बहुत सारे लोगों को पकड़े गए थे वो, क्योंकि सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहे थे। तो उनकी वजह से उनको पकड़ के बंद कर दिया गया था। फिर उनके लोगों को रिहा किया गया और उनसे कहा गया भाई अब आप दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हो। जब वो शरीक हुए तो हमारी तरफ से बहुत सारे लोग शरीक नहीं हुए। तो ये डिटेल है, खैर मैं उसमें नहीं आपको लेके जाऊंगा क्योंकि वो मतलब उस तरह की इतनी ज़्यादा है। बस समझना सिंपल आपको उसमें यह है कि जो तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस थी, बुनियादी तौर पे ये अपने अपने जो उनके असल मकासद थे उससे मुकाबले में कोई रिजल्ट नहीं दे सकी। एक में अंदर कुछ मुसलमानों के मुतालबा तस्लीम थे, जैसे कि मिसाल के तौर पे जो आगे अभी आगे आएगा आपका आईनी पैकेज, तो उससे पहले पहले ये हुआ कि सूबे को जो दर्जा देने का था सिंध का था, उसका मामला तय हो गया था कि सिंध को मुंबई से अलहदा कर दिया जाएगा, सरहद को सूबा बना दिया जाएगा। ये हमारे मुतालबात उसके अंदर किसी हद तक तय हो गए थे। अक़लियतों के हवाले से एक कम्युनल अवार्ड तय किया गया था 1932 का, जो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर तय कर दिया गया था। एक कम्युनल अवार्ड दिया जाएगा जिसके अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। लेकिन उस पर जो है वो जो हमारे एक अक़लियत थी अछूतों की, जिसके अंदर डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जो थे वो उसके रहनुमा थे, उन्होंने जो है वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे थे। अब इससे ये हो रहा था कि ज़ाहिर-सी बात है अछूतों की अगर एक अलग सियासी जमात को हुकूक मिल जाते तो वो जो है वो उस पर कांग्रेस की कमज़ोर हो जाती। तो गांधी जी ने फौरी तौर पर भूख हड़ताल कर दी और मरने का ऐलान कर दिया। उस पर जो है वो अम्बेडकर साहब से उनकी मुलाकात हुई, पूना पैक्ट हुआ, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। खैर उसके दौरान उन्होंने बेचारों ने जो अछूतों का रहनुमा था उन्होंने विड्रॉ किया, उन्होंने कहा नहीं भाई हम कांग्रेस के साथ ही देंगे, हम अपने मुतालबात से पीछे हट रहे। तो इस किस्म की सियासी डेवलपमेंट चलती रही, लेकिन नताइज के एतबार से तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस नाकाम हो गए और उसके अंदर कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं। और उसके बाद बरतानिया ने एक 1933 में ही एक वाइट पेपर जारी कर दिया। और वाइट पेपर जिसको आप करतार से एफडीएस कहते हैं, जिसका आप भी देखते होंगे ना कि हुकूमत के खिलाफ हमने वाइट पेपर जारी कर दिया। उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बता दी कि भाई ये अब आपको करना होगा, अब हम यही करने जा रहे हैं, अब आपसे नहीं पूछेंगे, ना मुस्लिम लीग से पूछेंगे, ना हम कांग्रेस से पूछेंगे, जो फैसला करेंगे अब हम खुद करेंगे। और आपसे हम नहीं जानने की कोशिश कर रहे कि अब क्या है, आपने अपने मुतालबात रख दिए दोनों ने, अब हम फैसला करेंगे कि अब हमें आगे किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, क्योंकि अब हम आपकी लड़ाई झगड़ों के चक्कर में अपना ना तो मजीद टाइम ज़ाया कर सकते हैं, ना जो है वो हम बड़े शरीर को मजीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। ऐसी बात है क्योंकि उनके मामला ही होते थे कि वो यहाँ से माल माल लूट लूट के लेके जा रहे हैं, वहाँ पे वो डेवलपमेंट उनकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस किस्म की हालात है। तो इसलिए उन्होंने आपसे पूछने का फिर फैसला नहीं किया और फिर बिल आखिर 1935 के अंदर जो है वो एक नया एक्ट दे दिया गया।
जो कि आईनी इस्लाहती पैकेज था, जो कि अब बड़े लंबे टाइम के बाद आया, जो कि 1919 से जो आपने पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था, अब उसका अख्ताम उन्होंने 1935 में इस तरह से किया कि एक नया आईनी इस्लाहती पैकेज, ये एक इंतहाई अहम आइन था बरसग़ीर की तारीख़ का, जो कि बाद में भी इम्प्लीमेंट रहा, आज भी उसके ही असरात हैं बहुत सारी चीज़ों के। एक बहुत अहम आइन था, एक बहुत अहम कॉन्स्टिट्यूशन था, एक आईनी इस्लाहती पैकेज था, जिसके अंदर बहुत सारी नई चीज़ों का फैसला किया गया था। इसके ऊपर जो बात है, इसी की बुनियाद पर फिर आगे जो 1937 के इलेक्शन हुए थे, वो इसकी बुनियाद पर पहली दफ़ा हुए थे, और इसके अलावा जो सारी डेवलपमेंट थी, वो इसी 1935 के एक्ट की बुनियाद पर होती है। तो 1924 से लेकर 1935 तक आपके सामने ये जो चंद इवेंट्स थे, इसको आप बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए, और इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स थी, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी तो चीज़ें वो नोट से याद करने वाली होती, सिर्फ तो आप वो तो पेपर के टाइम पे तो वही चला रहे होते हैं, लेकिन आपको समझना उसका बैकग्राउंड ज़रूरी होता है कि ये पीछे उसके थोड़ी-सी एक पॉलिटिक्स चल रही थी कि सूबाई सतह जो शुरू हो चुकी थी, सूबों की सतह पर जा रहे थे, पॉलिटिक्स बिल्कुल सूबों के अंदर मुंतकिल हो रही थी, और उसके अलावा आइन का क्या सिलसिला था, आइन किस तरह से अपने आप को सूबों की सतह पर, वफाक की सतह पर किस तरह से रन कर रहा था। साइमन कमीशन की क्या रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट क्या थी, 14 अनुपात के पीछे क्या सारी पॉलिटिक्स थी, वो मैंने आपके सामने किसी न किसी हद तक वाज़ेह करने की कोशिश की है। इसमें अगर कुछ चीज़ समझ ना आई हो, तो ज़रूर पूछिएगा, सवाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है टाइम की कमी के बाइस जो है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में नहीं लेके जा पा रहा हूँ। तो ये वो पूरा वक़्त था कि जो कि 1924 से 1935 तक का आपका यहाँ तक आके कंप्लीट हो। 1935 का आइन क्या था और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें थी, वो फिर मैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जब बात करूँगा तो उसके अंदर आपके सामने रखूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।